जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा कि दोस्तों कल हम लोग 1 से 27 तक के प्रश्न देख लिए थे, उसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की और उन सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। फिर वो चाहे बीएड हो, पीएचडी हो या फिर टीईटी वगैरह हो, जितने भी एग्जाम्स है, चाहे फिर वो मास्टर कैडर हो जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आज का पहला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और ये प्रश्न तब आपको बनेगा जब आप ये जो पात्र है, जिसका भी ये पात्र है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चल पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम और परिंदे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आकाशदीप। क्या स्त्री होना पाप है? ये कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र हैं। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि इसमें से किसी एक पात्र का नाम ले लिया, ठीक है। जैसे चंपा निम्नलिखित में से किस कहानी की पात्र है, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ लेगा कि आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का कौन सा पात्र है, या फिर ये पूछ लिया कि कौन सा पात्र नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछता है। अब जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं ग्राम 1910 ईस्वी, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1929 में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। प्रसाद जी के नाटक हैं सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरीशस का नहीं है? मॉरीशस के बारे में पूछ रहा है, लेखक मॉरीशस का नहीं है। महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर या फिर महात्म सिंह? तो वो है महात्म सिंह, ऑप्शन डी। प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरीशस के नहीं हैं। मॉरीशस के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ, मुनीश्वर लाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये मिल गया कि मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अभिमन्यु अनंत के नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, लपटों की बेटी 1995। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास जी की नहीं है पूछ रहा है। ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो भैया यहाँ पे है रूप मंजरी, ठीक है। रूप मंजरी किसकी है? अग्रदास की नहीं है, तो वो नंददास की है। रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, रूप मंजरी ये नंददास जी की रचना है। नंददास की कृतियां हैं रास पंचाध्यायी,
सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनिकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भांवर गीत, सुदामा चरित, रसमंजरी आदि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति है? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी कुंडलिया राम ध्यान मंजरी अग्रदास जी की रचना है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक प्रश्न और मिल गया, ये वाला। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है नंददास के लिए। ठीक है, फिर इसी में प्रश्न है आगे, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोल्लट या फिर भट्टनायक? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भट्टलोल्लट ने। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोल्लट, देखिए एक प्रश्न और यहां पे मिल गया, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्टलोल्लट है। भट्टलोल्लट ने रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौड़ रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार कुछ इस प्रकार हैं। उत्पत्तिवाद भट्टलोल्लट, अनुमितिवाद शंकुक, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त। तो दोस्तों जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था ना हिंदी का, तो उसमें ये पूछा गया था व्याख्याकार, और इसमें वो पूछा गया था वाद और उसके प्रवर्तक, उनको मिलान करने के बारे में पूछा गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास जी के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम शंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तुलसीदास जी के बारे में जो उपर्युक्त कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी की रचना संवत 1631 में की, जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। तो ये एक प्रश्न मिल गया कि रामचरितमानस को रचने में कितना समय लगा, कंप्लीट करने में, लिखने में? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है, जिसमें 7 कांड हैं। अब इसके कांड भी पूछता है। दूसरा प्रश्न ये मिला कि इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। फिर उन कांडों के नाम पूछता है। किस हिसाब से पूछता है? पहला, 5वां और 7वां, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो याद रख लीजिएगा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नाचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक।
ये इनकी रचनाएं हैं। फिर प्रश्न है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? यहाँ पे ऑप्शन है प्रिया नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म या फिर ताज। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया। कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेठक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध ढलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध है ताज। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान। तो देखिए एक प्रश्न मिला कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया है। तो देखिए एक और चीज मिल गया कि प्रथम प्रगतिशील साहित्य की प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा किसे स्वीकार किया गया है? तो याद रखिएगा शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 आदि। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न हमें मिल गया कि नंद दुलारे वाजपेयी ये शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ये नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। फिर आगे प्रश्न है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर चंद्रगुप्त। सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक की भूमिका से संबंध है और निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार कुछ इस प्रकार हैं। आगरा बाजार हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। इस तरह के कम से कम 5 प्रश्न अपने प्रश्न पत्र में होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या फिर टीजीटी और पीजीटी का हो। ठीक है। प्रश्न है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो ये है पुर्तगाली शब्द का ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। तो तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द हैं बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल
अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं अरबी भाषा के। अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी शब्द के हिंदी कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलक, शादी, बीमार। तुर्की शब्द है कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। तो ये प्रश्न पूछा गया था 26 दिसंबर को। ठीक है। जापानी शब्द रिक्शा, चीनी शब्द चाय, लीची। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। तो इसमें से जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़, ए और सी। तो यहां पे ऑप्शन ए सही है हमारा, ए और सी। भारतीय प्रशासन पर सटीक व्यंग्य करने वाली रचनाएं भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना है और जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की रचना है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की तथा पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। अब हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसी चंदन घिसे 1986। और कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। फिर आगे प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना, कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो वो है, यहाँ समझ ही आ रहा है आप लोगों को। पिछली जो क्लासेस हुई थी हमारी 2021 वाली, उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। तो ऑप्शन बी मडियाली। मडियाली राजस्थानी बोली नहीं है। विवरल इस प्रकार है, शौरसेनी, अपभ्रंश से निकली भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी जिसे मेवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि या फिर गुणौचित्य? तो वो है रस ध्वनि। जब हमने रस संप्रदाय पढ़े थे पिछली क्लासेस में 2021 की, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। आगे भी हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं जब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध, इनका जन्म का समय है या ये तब थे, को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने, देखिए ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये एक प्रश्न मिला है, आनंदवर्धन। और इनका समय क्या है, 9वीं शती का उत्तरार्ध। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए इनका एक ग्रंथ भी मिल गया है, इसके रचनाकार के बारे में भी परीक्षा में पूछ सकता है। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की आत्मा किसने माना है? तो याद रखिएगा किसने माना है, आनंदवर्धन ने। संप्रदाय है और प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन, रस संप्रदाय भरत मुनि, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। प्रश्न है मर्यादा मत तोड़ो। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी
कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? भीष्म, कृष्ण, द्रोणाचार्य या फिर विदुर? सही उत्तर है विदुर। उपर्युक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी के प्रमुख पात्र हैं विदुर। कौन है प्रमुख पात्र? विदुर का है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती कृत कुछ प्रमुख नाटक हैं: ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960। फिर प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर की अगर बात कर लेते हैं तो वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। उपर्युक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। मार्क्सवादी आलोचक ऊपर हमने पढ़ा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969। फिर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल, इसी में आगे है कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1927 ईस्वी, जयसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीतसार 1925 और रस मीमांसा 1949। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना 1965। प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। देखिए, नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, राजनीतिक प्रतिबद्धता ये सही है, कला के लिए कला ये सही नहीं है, जीवन के लिए कला ये सही है, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, और इस प्रश्न के हिसाब से यही उत्तर सही है। कला के लिए कला ये नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता है तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को जाता है। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि जो नुक्कड़ नाटक है ना, ये ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी संस्था द्वारा ही प्ले किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जामिया मिल्लिया वगैरह और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं। फिर है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, बिल्कुल सही है ये। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये असत्य है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। और फिर है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी सही है।
जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ये नहीं है, तो यहाँ पे ए, सी और डी, ए, सी और डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्नलिखित बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। बिल्कुल सही है। रहीम की रचनाएं हैं बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में है, रास पांचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक आठ छंदों की एक स्वतंत्र रचना है, खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से रहीम का कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है, रचना दे देगा। तो याद रखिएगा खेट कौतुकम। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इसी तरह आप तैयारी कर लो के साथ बने रहें, और जैसे ही ये हमारा जो प्रश्नोत्तरी का जो टॉपिक है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, वो जैसे ही पूरे कर लेते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली यूनिट। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।